टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिसेप्टर्स प्रेजेंट विद इन द मसल्स, गोल्गी टेंडन ऑर्गन एंड द मसल स्पिंडल। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो मसल की लेंथ और टेंशन में चेंज आती है। तो लेंथ और टेंशन में आने वाली चेंज को डिटेक्ट करने के लिए मसल के पास रिसेप्टर होते हैं। ये डिटेक्ट करने के बाद इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हैं टू द कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। नॉर्मली क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब भी रिसेप्टर कोई भी एक्टिवेट होता है तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है इससे जाती है नर्व फाइबर के थ्रू। तो इसकी परसेप्शन कब होती है, जब ये हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन यानी कॉर्टेक्स में पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसकी लेंथ और टेंशन में आने वाली चेंजेस को रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। तो जो सेंसरी नर्व फाइबर इन्फॉर्मेशन ये लेके जाते हैं लेंथ और टेंशन में आने वाली चेंज की, ये हायर सेंटर पे जाने की बजाय किस में चली जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, और कॉर्ड के लेवल पे ही मोटर सिग्नल भी जनरेट हो जाते हैं। तो इस बात में आपको बताता चलूँ कि ये रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो इससे जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड में तो जाती है, इसके साथ साथ कभी कभी हायर सेंटर में भी चली जाती है, जैसे सेरिबेलम एंड कॉर्टेक्स में। लेकिन कॉर्टेक्स में बहुत कम जाती है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि ये जो इन रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन जाती है ये मेनली होती है एट द सबकॉन्शियस लेवल। तो इस तरह के रिफ्लेक्स जो एक्शन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, इन्फॉर्मेशन हायर सेंटर पे जाने की बजाय कॉर्ड के लेवल पे जाए और यहाँ से मोटर सिग्नल जनरेट हो जाए, इस तरह के रिफ्लेक्सेस को कहते हैं लोकल रिफ्लेक्सेस। तो पहली बात आपने ध्यान में बिठा लेनी है कि जो मैं आज बताने वाला हूँ मसल स्पिंडल एंड गोल्गी टेंडन ऑर्गन, ये लोकल रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 2, अब ये करते क्या है कि लेट्स सपोज मसल स्पिंडल है, ये मसल पे आने वाली लेंथ, मसल की लेंथ में आने वाली चेंज को डिटेक्ट करते हैं और मसल की लेंथ को एडजस्ट करते हैं। लेट्स सपोज मसल की हो गई है ओवर स्ट्रेचिंग, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, मसल स्पिंडल को पता चलेगा कि मसल की लेंथ हो गई है ज़्यादा, ओवर स्ट्रेचिंग हो गई है, तो मसल की लेंथ को नॉर्मल एडजस्ट करना है। तो अब ये क्या करेंगे कि इनहिबिटरी सिग्नल सेंड करेंगे कॉर्ड को, ताकि फर्दर मोटर न्यूरॉन की फायरिंग ना हो और मसल की लेंथ फर्दर स्ट्रेचिंग ना हो। तो इस तरह का कंट्रोल जिसमें मसल के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर ने खुद ब खुद मसल की लेंथ को एडजस्ट किया, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक कंट्रोल। तो आपने ये भी बात याद रखनी है, एक तो ये लोकल रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व है, दूसरा इंट्रिंसिक कंट्रोल में इन्वॉल्व है। अब ये रिसेप्टर होते कौन कौन से, मैंने अभी आपको बताया, मसल स्पिंडल एंड गोल्गी टेंडन ऑर्गन। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे होती है। जो मसल स्पिंडल होते हैं ये पाए जाते हैं इन द सेंट्रल बेली ऑफ द मसल। लेट्स सपोज ये मसल है सारा, ये इसका टेंडन है, ये सेंट्रल बेली जो रेड कलर की दिखाई गई है। तो मसल स्पिंडल कहाँ पे होंगे, इन द सेंट्रल बेली, ये जो दिखाए। जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन नाम से टेंडन शो कर रहा है, तो ये कहाँ पे होते हैं, इन द टेंडन ऑफ द मसल, यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आपने इनके बारे में क्या याद रखनी है कि जो मसल स्पिंडल होते हैं ना, ये मसल की लेंथ में ये आने वाली चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं या मसल में आने वाली स्ट्रेच को डिटेक्ट करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं स्ट्रेचो रिसेप्टर। जबकि टेंडन जो है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन या मसल में आने वाली टेंशन को डिटेक्ट करते हैं, इसलिए इनको टेंशियो रिसेप्टर्स कहते हैं। याद रखना, वेरी इजी, टी फॉर टेंडन, टी फॉर टेंशियो रिसेप्टर, एस फॉर स्ट्रेच एंड एस फॉर द स्ट्रेचो रिसेप्टर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक मसल स्पिंडल का स्ट्रक्चर जो है, गाइडन में उसने डिटेल में सिर्फ मसल स्पिंडल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपको मसल स्पिंडल का स्ट्रक्चर बता दूं। ये एक सारा मसल स्पिंडल है। मसल स्पिंडल के दो पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है, ये जो बाहर वाला फेड मतलब लाइन इतनी वाज़ेह नज़र नहीं आ रही, एक ये होता है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर, ये उसने शो भी किया हुआ है। जबकि एक दूसरा पार्ट जो होता है जो कि इनसाइड होता है इसके, इसको कहते हैं इंट्रा फ्यूजल फाइबर। एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर लार्ज होता है ज़रा, ये इंट्रा फ्यूजल फाइबर इनसाइड होता है। अब जो इंट्राफ्यूजल फाइबर होता है ये इस तरह होता है, स्पिंडल शेप होता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये ब्रॉड है, एंड्स जो है इसके वो है पॉइंटेड। अब एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर और इंट्राफ्यूजल फाइबर आपस में भी कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू द ग्लाइकोकोलिक्स। और इसके बाद क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर होते हैं ना, इसकी नर्व सप्लाई होती है थ्रू द अल्फा मोटर न्यूरॉन या अल्फा मोटर आफ्रेंट्स। ये आप देखें, ये जो येलो कलर में आपको दिखाया गया है, ये नर्व फाइबर आ रहे हैं जिनका डायमीटर कितना है, अल्फा फाइबर 14 माइक्रोमीटर डायमीटर वाले फाइबर आ रहे हैं, और ये बाहर बाहर रह रहे हैं, यानी कि ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसको अंदर इंटर नहीं हो रही, ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को सप्लाई करें तो अल्फा मोटर न्यूरॉन। जबकि जो इंट्राफ्यूजल फाइबर है, ये जिसको येलो कलर की न्यूरॉन्स दिखाएं, जो नर्व फाइबर आ रहे हैं और ये इंटर हो रहे हैं इन द इंट्राफ्यूजल फाइबर, ये हैं गैमा मोटर न्यूरॉन्स, ये गैमा मोटर न्यूरॉन है, और इनका डायमीटर होता है 5 माइक्रोमीटर डायमीटर, 5 to 8, यानी कि कम होता है। तो इस तरीके से इनकी ये नर्व सप्लाई है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मसल स्पिंडल है ये रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कैसे करता है। अब होता क्या है, जो इंट्राफ्यूजल फाइबर होता है ना, इसमें पाए जाते हैं ये जो आपको फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, लाइनें नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी ब्रीक सी लाइनें, ये क्या होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मेजर ये होते हैं टूवर्ड्स द एंड, और जो सेंट्रल पोर्शन होता है, ये वाला सेंट्रल पोर्शन है, इसमें बहुत कम होते हैं। तो आपको पता है कि जहाँ पर भी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ उसी तरह उसकी वहीं हो सकती है। एंड पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स मोस्टली पड़े और सेंट्रल में नहीं है। इसी वजह से जब गैमा मोटर न्यूरॉन्स आके एंड्स ऑफ द
इंट्राफ्यूजल फाइबर है, इसको जब इनर वेट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ किनकी होगी, एंड्स की, सेंट्रल पार्ट की जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो यही बात है कि जो सेंट्रल पार्ट है ये रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, इसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स बहुत कम होते हैं। अब सेंट्रल पार्ट रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कैसे करता है? तो जनरल रूल ये है कि जब भी जहाँ पे भी स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर तो वहाँ पे ही पाया जा सकता है, मसल स्पिंडल स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, तो स्ट्रेच रिसेप्टर वहीं हो सकता है जहाँ पे कहीं पे स्ट्रेच हो। लेट्स सपोज ये छोटी सी स्ट्रिंग देखें, ये आप इसको जूम कर लेंगे, इंट्राफ्यूजल फाइबर है, ये इसके दोनों, जिसको मैंने फिंगर से पकड़ा हुआ है, ये दोनों एंड है और ये इसका क्या है, सेंट्रल पार्ट है। तो अब जब इन गैमा मोटर न्यूरॉन्स आएंगे और इसके आके इसको इनरवेट करेंगे, तो क्योंकि एंड्स में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है तो सिर्फ एंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी? इस तरीके से, जैसे मैं ये खींच रहा हूँ, ये स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो ये जो एंड है अपनी अपनी तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि सेंट्रल पार्ट है ये जो पतला हो गया है। क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में हो गई ये स्ट्रेच। बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है कि जो सेंट्रल पार्ट है ऑफ द इंट्राफ्यूजल फाइबर, ये स्ट्रेच होता है कब? जब गैमा मोटर न्यूरॉन्स आते हैं और आके एंड्स को इनरवेट करते हैं। तो स्ट्रेच क्योंकि सेंट्रल पार्ट में आ रही है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंट्राफ्यूजल फाइबर। तो अगर आपको से वाइवा में पूछ लें कि मसल स्पिंडल रिसेप्टर के तौर पे कैसे एक्ट करता है, तो आप सिंपली कहें कि इसके दो पार्ट होते हैं। जो इंट्राफ्यूजल फाइबर होता है उसका सेंट्रल पोर्शन होता है, वो क्योंकि उसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट नहीं होते, एंड्स में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, तो जब एंड कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सेंट्रल पोर्शन में स्ट्रेच होगी, इसलिए सेंट्रल पोर्शन ऑफ द इंट्राफ्यूजल फाइबर रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कर सकता है। अब जो सेंट्रल पोर्शन है इसके फर्दर दो पार्ट्स बना दिए हैं, ये देखें, जैसे ये है, ये वाला पोर्शन। अब ये एक येलो कलर का एरिया बिल्कुल सेंटर में शो किया गया और एक पतली सी एंडिंग ये दिखाई गई बिल्कुल साथ उसके, इसको कहते हैं सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रिसेप्टर एरिया। और ये साथ वाला एरिया इसको कहते हैं पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द रिसेप्टर एरिया। अब जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रिसेप्टर एरिया है, जब यहाँ पे स्ट्रेचिंग होगी तो यहाँ पे जो रिसेप्टर मसल स्पिंडल पड़े हुए हैं, यहाँ से जो नर्व फाइबर इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, इनको कहते हैं टाइप 1A फाइबर। इनको क्या कहते हैं? टाइप 1A फाइबर। जो सेंट्रल एरिया ऑफ द रिसेप्टर या स्ट्रेचिंग एरिया जो है, रिसेप्टर पोर्शन जो है, इसके सेंट्रल एरिया से जो नर्व फाइबर इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, इनको कहते हैं 1A फाइबर, या सिंपली कह सकते हैं प्राइमरी सेंसरी आफ्रेंट। आफ्रेंट क्यों करें? क्योंकि इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो प्राइमरी सेंसरी आफ्रेंट्स कहते हैं, या टाइप 1 फाइबर, या सिंपली 1A फाइबर कहते हैं। और इनका डायमीटर कितना होता है? 17 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। जबकि जो पेरिफेरल एरिया है, यहाँ से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन नर्व फाइबर लेके जा रहे हैं, इनको कहते हैं टाइप 2 फाइबर, या सेकेंडरी सेंसरी आफ्रेंट्स कहते हैं, और इनका डायमीटर होता है 8 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी। और गैमा को आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, जो मोटर न्यूरॉन इसको इनरवेट कर रहे थे उनका डायमीटर होता है सिर्फ 5 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर। तो ये प्राइमरी सेंसरी आफ्रेंट और सेकेंडरी सेंसरी आफ्रेंट जो है, जब भी सेंट्रल पोर्शन ऑफ द इंट्राफ्यूजल फाइबर की स्ट्रेचिंग होगी, ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे कॉर्ड के लेवल के ऊपर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर पूरी ये मसल स्पिंडल है, जैसे इसमें एक्स्ट्रा और इंट्राफ्यूजल फाइबर है, अगर इसका पूछ लें तो इसका डायमीटर होता है 3 to 10 मिलीमीटर में होता है इसका डायमीटर। ये आपने याद रखना, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें MCQs वगैरह में पूछ लेते हैं अक्सर। अब होता ये है कि जो इंट्राफ्यूजल फाइबर मैंने आपको बताया, बेसिकली रिसेप्टर पोर्शन उसी में होते हैं। इंट्राफ्यूजल फाइबर जो होते हैं इनको 2 क्लासेस में जो है डिवाइड किया गया है। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता ये है कि इंट्राफ्यूजल फाइबर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जो जितने भी न्यूक्लियस पड़े होते हैं ना, वो सारे इकट्ठे होकर एक बैग बना लेते हैं, जैसे ये बैग बना पड़ा है। इस तरह के इंट्राफ्यूजल फाइबर को कहते हैं न्यूक्लियर बैग फाइबर। क्योंकि क्यों न्यूक्लियर बैग कहते हैं? न्यूक्लियस सारे इकट्ठे होकर एक बैग सा बना दिया। और ऐसे भी हो सकता है कि न्यूक्लियस जो है एक चेन की फॉर्म में अरेंज हो रहे इंट्राफ्यूजल फाइबर के सेंटर में, तो इस तरह के फाइबर को कहते हैं न्यूक्लियर चेन इंट्राफ्यूजल फाइबर। अक्सर वाइवा में ये पूछते हैं न्यूक्लियर चेन, न्यूक्लियर बैग फाइबर, SCQ वगैरह, या मतलब MCQ इसमें से आ जाता है। तो मैंने इसको समराइज़ कर दिया जितने डिफरेंसेस उसने टाइटल में, तो इसने स्केटेड करके मतलब लिखे हुए हैं अलग अलग पैरा की फॉर्म में, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको समराइज़ करके एक ही टेबल की फॉर्म में बना लिया है। आप ये टेबल काफ़ी पेंसिल निकालें, आप साथ बना सकते हैं, या मतलब वीडियो को रिव्यू करके दोबारा देख सकते हैं, इसको आगे करके ये बना लें। तो अब डिफरेंसेस क्या हैं न्यूक्लियर बैग फाइबर में और न्यूक्लियर चेन फाइबर में? जब भी इंट्राफ्यूजल फाइबर ऐसे होंगे कि न्यूक्लियर बैग फॉर्म अरेंजमेंट में, तो इनका नंबर होता है 1 to 3। जब भी न्यूक्लियर चेन फॉर्म में होंगे, इनका नंबर होगा 3 to 9। अगर एक्टिविटी की बात करें, जब भी न्यूक्लियर बैग फाइबर जो है ये रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करेंगे इंट्राफ्यूजल फाइबर, तो सिर्फ ओनली 1 प्राइमरी सेंसरी आफ्रेंट को ये एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियर चेन फाइबर एक्टिवेट होंगे तो ये दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेंसरी आफ्रेंट्स दोनों को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेंथ की बात करें, ये न्यूक्लियर बैग फाइबर की लेंथ और डायमीटर दोनों ज़्यादा होते हैं, जबकि न्यूक्लियर चेन फाइबर का लेंथ और डायमीटर हाफ होता है इनसे। रिस्पांस की बात करें तो मसल स्पिंडल की जब मैं आपको फंक्शनिंग बताऊंगा रिफ्लेक्सेस में, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा
कि किस तरीके से दो रिस्पॉन्स ये देते हैं, डायनेमिक एंड स्टैटिक रिस्पॉन्स। तो डायनेमिक रिस्पॉन्स में न्यूक्लियर बैक फाइबर इन्वॉल्व होते हैं, स्टैटिक रिस्पॉन्स में न्यूक्लियर चेन फाइबर इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं आपको जनरली कुछ बता दूं रूल फंक्शनिंग ऑफ द मसल स्पिंडल के। ये रूल आपने जहन में बिठा लेने क्योंकि अगले जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं इन्हीं रूल्स के ऊपर वर्क करते हैं। लेट्स सपोज ये जो मैंने दिखाया ये सारा स्केलेटल मसल फाइबर है, ये उसमें जो मैंने पिंक कलर से शो किया गया है ये इसके अंदर मसल स्पिंडल है, और ये मसल स्पिंडल का ये ब्लू कलर का एरिया ये रिसेप्टर है। अब होगा क्या, जनरल रूल इसका ये होगा कि जब भी मसल में होगा स्ट्रेच, जब भी स्ट्रेच होगा स्ट्रेच विल एक्टिवेट दीज मसल स्पिंडल। जब भी स्ट्रेच होगा ये एक्टिवेट होंगे उस वक्त नर्व फाइबर के थ्रू प्राइमरी या सेकेंडरी सेंसरी आफ्रेंट, जो मैंने आपको अभी समझाएं, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी सेंसरी आफ्रेंट है, उनके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल सेंड कर देंगे और अल्टीमेटली फिर क्या होगा, यहाँ से मोटर सिग्नल जनरेट होंगे जो आके क्या करेंगे, इसके एंड्स को इनर्वेट कर देंगे। जनरल रूल ये, जब भी ये अनस्ट्रेच होंगे उस वक्त इम्पल्स रेट इनका जीरो होगा, उस वक्त इम्पल्स जो है इम्पल्सिस जनरेट नहीं करेंगे, नंबर 1। अब ये भी हो जाता है बाज़ औक़ात अगर ओवर स्ट्रेच होगी, जब भी होगी ओवर स्ट्रेच, तो उस टाइम पे ये जो सिग्नल कैसे देते हैं, ये सिग्नल देते हैं नेगेटिव सिग्नल, आपने याद रखना। अगर मिसाल के तौर पे अब बहुत ज़्यादा मसल स्ट्रेच हुआ पड़ा तो यही सिग्नल होंगे इनहिबिटरी, ये जाके मोटर न्यूरॉन की फायरिंग को स्टॉप करेंगे ताकि फर्दर मसल की लेंथ में चेंज ना आए, क्योंकि ये इंट्रिंसिक कंट्रोल में इन्वॉल्व होते हैं। तीसरी बात आपने इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखनी है, इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिल वक्त के लिए आप ये याद रखें कि जब मसल पे कोई कंटिन्यूसली स्ट्रेच अप्लाई किया जाए तो उस वक्त भी ये इम्पल्सिस जनरेट कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेच रहे तब भी इम्पल्सिस जनरेट कर सकते हैं। इस तरह के रिस्पॉन्स को कहते हैं स्टैटिक रिस्पॉन्स। और लास्ट और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर ऐसे हो कि मसल की लेंथ में चेंज आई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए और फिर ख़त्म हो गई, उस टाइम पे भी ये इम्पल्सिस जनरेट कर सकते हैं। इस तरह के इनके रिस्पॉन्स को कहते हैं डायनामिक रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स क्या है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मसल स्पिंडल स्ट्रेच रिफ्लेक्स में बताऊंगा। तो कैसी लगी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।